नमस्कार। चाहे बात की बात हो या जज्बात की, चुनाव की हो या कविता की, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर कुमार विश्वास इस समय दैनिक भास्कर के साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको दिल्ली फतह की। आपको भी बधाई। लोकसभा चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का, और अचानक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद हमारे लिए आत्मचिंतन का समय था जी। और सबसे जो बड़ी बात हम लोगों ने की कि लोकसभा चुनाव में चुनाव हारने के लगभग 15-20 दिन तक तो हम लोग सोच विचार में रहे। मैं खुद अज्ञातवास के लिए चला गया था 5-10 दिन के लिए। अरविंद विपश्यना पे चले गए। लौट के आने के बाद जब हम लोग दोबारा मिले जी। तो ये तय हुआ कि जो कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता, उसके संपर्क में अगर अरविंद आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमने प्लान बनाया अरविंद का कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हर विधानसभा में 4 वार्ड हैं। तो इस तरह 250-300 सभाएं छोटी किसी घर में 30-40 लोग जो मुख्य कार्यकर्ता उस वार्ड के हैं, उनके अरविंद उनसे बात करेंगे, कहाँ समस्या हुई है, क्या लोगों की नाराजगियां हैं, क्या कार्यकर्ताओं का सोच है, इससे रास्ता निकलेगा। और वो बड़ी मेहनत उसने उस टाइम में की। हम लोगों ने तो कम की, लेकिन अरविंद ने व्यक्तिगत रूप से बड़ी मेहनत की और वो सबसे मिले। उससे क्या हुआ कि कार्यकर्ता का मनोबल लौटा। दूसरा, जो मीडिया का उपवास रहा जी। हमारे प्रति जो मीडिया का बहुत ज्यादा वो रहता था, हर समय मीडिया बाइट, हर समय मीडिया में रहना, मीडिया की दृष्टि पथ में रहना, वो जो मीडिया का उपवास हुआ, तो उपवास के बाद जो चेहरे पर कांति होती है जी। वो कांति दिखाई दी। हमें काम करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी हमसे बेखबर हो गई। उनको लगने लगा कि वो उसी मूड में रहेंगे और हम नीचे 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 कार्यकर्ता करते रहे, यहाँ तक कि हम कभी भी चुनाव लड़ेंगे ऐसी तैयारी हमारी थी। इसीलिए हमने बार बार चुनाव के लिए सरकार पर दबाव डाला। हम सुप्रीम कोर्ट गए और प्रत्याशियों का चयन भी लगभग चुनाव शुरू होने के 3-4 महीने पहले पूरा हो चुका था। उन प्रत्याशियों को इस बात का संकेत था कि आप यहाँ से उतारे जा सकते हैं जी। और 1-1, 2-2 प्रत्याशियों को संकेत था। तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहे। मेरे ख्याल से यही रणनीतियां काम आई। ये तो रही आपकी जीत की वजह रही, लेकिन बीजेपी के हार की वजह क्या रही? आप बीजेपी की, मुझे देखिए वो तो ज्यादा बेहतर वो पार्टी खुद बता पाएगी। 3 हार मुझे 3 विशेष रूप से लगती है। एक तो लोक में, सामान्य लोक में अहमन्यता स्वीकृत है। जो बॉडी लैंग्वेज कांग्रेस के समय में पी चिदम्बरम जी की, कपिल सिब्बल जी की, मनीष तिवारी जी की होती थी जी। वही बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की टीवी पे दिखने लगी, उनके मंत्रियों की दिखने लगी। वो जब बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने देश के लिए 100 साल का जनादेश ले लिया हो। नरेंद्र मोदी की एकल लोकप्रियता के सहारे आई हुई पार्टी और उसके छोटे छोटे प्रवक्ता जिस अभद्रता से बात करते थे और फिर धीमे धीमे उसी अभद्रता से, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में शब्द एक कहते हैं ड्रिवन, प्रधानमंत्री तक हो गए। कश्मीर में 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 33 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। कश्मीर में, घाटी में, जम्मू की बात छोड़ दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली में हमको कहा जमानत जब्त पार्टी। ये भाषा भाजपा के लोकल ट्रॉल की भाषा है। जो भाजपा का सामान्य समर्थक ट्विटर फेसबुक पर गालियां बकता है, ये उसकी लैंग्वेज है। ये देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिस्कस करने वाले प्रधानमंत्री की भाषा नहीं थी। लेकिन चाहे कविता हो, चाहे शो हो, चाहे वो राजनीति हो, एक समय तक तो आपका श्रोता, आपका भक्त, आपका सहयोगी, आपका अनुचर आपके हिसाब से चलता है। बिल्कुल। और वो अगर ज्यादा उग्र हो जाए तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये एक समस्या रही। अच्छा, दूसरी समस्या भाजपा की रही उनके प्रत्याशी का चयन जी। कि उन्होंने जो सीएम कैंडिडेट चुना, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला एक तरीके से, लेकिन वो उनको उल्टा पड़ गया। नहीं, जब वो आई तो आप अपने मंचों से कई बार कहते हुए नजर आए, भले उनको किरण दीदी बोलते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें बोलते थे जो लोगों के लिए बाद में जुमला बन गया। वो जब वो आई तो इस बात को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि हम अचकचा गए थे जी। जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम लोग बहुत एकदम अचकचा गए थे। तो ये पता तो चल गया था पहले दिन शाम को कि पार्टी कल वो ज्वाइन कर लेंगी, और बिल्कुल स्पष्ट सूत्रों से हमें सूचना आ गई थी। लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे थे कि इस पर स्टैंड क्या लेंगे। तो रात की मीटिंग के बाद, सुबह की मीटिंग के बाद जब मैं घर पहुंचा और दोपहर को मैंने ये सुना कि बीजेपी किरण जी ने ज्वाइन कर ली, तो मैंने अपने आप से बात की और मैंने नेताओं से बात की। मुझे लगा कि मुझे फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति में लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो भाजपा लाई थी ईमानदार किरण बेदी बनाम ईमानदार अरविंद का मुकाबला। उसमें हम बराबर बराबर पर रहते। किरण जी का अनुभव भी ज्यादा था।
अरविंद जो है वो 49 दिन का एक प्लॉट भी था ले गए, जिसको भाजपा चिपकाने में कामयाब रही। मुझे लगा कि अगर मैं इस बातचीत को ईमानदार अरविंद केजरीवाल बनाम अवसरवादी किरण बेदी में बदल दूं तो ये सफाई देते देते परेशान हो जाएंगे और फिर ये फंसेंगे, क्योंकि अवसरवाद तो है। आपने जो जो बातें जन लोकपाल आंदोलन में की, जिन जिन विषयों को लेकर आप चली, उनसे आप हट गई, तो फिर लोग बाग इस पर बात करने लगेंगे। तो मैंने पहला ट्वीट करा, एक दो पंक्ति मैंने, लखनऊ के एक कवि हैं उनकी 2 पंक्तियां मैंने ट्वीट कर दी। युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। तो डिस्कोर्स इस बात पर नहीं रहा कि किरण बेदी की छवि क्या है। शाम होते होते एडिटर्स पैनल पर डिस्कोर्स इस बात का आ गया, क्या किरण बेदी अपॉर्चुनिस्ट है या नहीं है। और जब ये डिबेट का आपने एजेंडा ही बदल दिया तो दिल्ली में डिबेट गली गली में ये होने लगी कि यार ये तो किरण बेदी ने बेच दिया आंदोलन। कल तक तो कहती थी सीबीआई स्वतंत्र चाहिए, कल तक तो कहती थी चंदे का हिसाब दो, कल तक तो कहती थी $300 को टिकट मत दो, आज यहाँ पहुंच गई। तो वो उस ट्रैप में 1 महीने के लिए फंस गई। दूसरा क्या है कि वो भावुक महिला है, वो माँ भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं। पिछले 2 वर्ष पहले उनकी छोटी बहन की जब मृत्यु हुई थी रीता जी की कैंसर से, तो बहुत दुखी थी वो, मैं जाता था उनसे मिलने। वो घुटी हुई राजनीतिज्ञ नहीं है, जो खाटी राजनीतिज्ञ होता है जिसके अंदर एक बेशर्मी होती है। तो उनके अंदर की जो स्त्री है और भावुक महिला है वो भी कहीं ग्लानि बोध में आ गई। तो जिस ऊर्जस्विता के साथ वो मीडिया से बात करती थी, जिस ऊर्जस्विता के साथ वो जनता को संबोधित करती रही थी, वो ऊर्जा की क्षरण हो गया। वो जब जब मीडिया के सामने गई उन्होंने अपनी वोट नीचे गिराई। वो जब जब बोली लोगों में उनके प्रति ये आ गया कि जो बातें कुमार विश्वास कह रहा है, जो बातें बहस में है, मैंने उनके सारे पुराने ट्वीट निकाले, उसमें उन्होंने कुछ गलतियां की, जैसे ब्लॉक कर दिया हमको, उसको भी लोगों ने बहुत चर्चा ली। फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी में उनको सबसे आगे बुलाया गया, अरविंद को नहीं बुलाया। वहां उन्होंने ये कह दिया कि वो भी भाजपा ज्वाइन कर ले। तो लोगों को ये भी बुरा लगा कि 26 जनवरी तो देश की है, इसमें कहाँ भाजपा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती चली गई। और दिल्ली में 20-22% का जो वोटर भाजपा का था, 30-31% वोटर वो था जो हमारा ही है, जो जे क्लस्टर्स में है, स्लम्स में है, माइनॉरिटीज में है, गरीब वंचित आदमी का। 20-22% मध्यम वर्गीय वोटर था जो कन्विंस नहीं हो रहा था हमसे। वो वोटर वो है जो आपसे डिबेट मांगता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, गली में, चौराहे पे लगातार बात करो, और अगर कन्विंस हो जाएगा फिर उसे आप बदल नहीं सकते। वो 4 और बना के लाता है। तो मेरा जो काम मुझे पार्टी ने सौंपा था, वो सोचा था उसे एड्रेस करूं मैं, और जो नेशनलिस्ट एक विंग है उसको एड्रेस करूं। मैंने कोशिश की और मुझे लगता है कि मेरा असर हुआ। चलिए, अब तो सरकार भी बन गई है आपकी, आपने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए आप लोगों ने, मुफ्त बिजली, पानी, वाईफाई। आपको लगता है कि ये सब कर पाएंगे आप लोग? जो पिछले बार हो रहा है, कई सारे टर्म कंडीशन आ गए थे सारे उसमें, तो संभव है या उसके लिए कुछ खास रणनीति आप लोगों ने अलग से इस बार तैयार की है? रणनीति बनाई है, लेकिन मेरा इसमें एक ही प्रश्न, एक ही पंक्ति का होता है। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। मैं कहता हूँ अगर ये विचार करें कि पैसा जाता कहाँ है तो काम हो जाएगा। सारी सरकारें ये सोचती है पैसा कहाँ से आएगा जी, सरकारें ये नहीं सोचती पैसा जाता कहाँ है। अगर ये तय हो जाए जाता कहाँ और उस पर रोकथाम लग जाए तो दिल्ली में ऐसा कोई काम नहीं। और मुझे लगता है कि काम अभी 1 दिन हुआ है, 48 घंटे सरकार को नहीं हुए। जिस तरह से सरकार ने बीड़ा उठाया, जिस तरह की नियुक्तियां शुरू करी हैं, ईमानदार अधिकारियों को लाने के लिए काम किया जा रहा है, पुराने सब हटाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है। जैसे पिछली बार जैसे पानी फ्री की बात थी तो उसमें भी कंडीशन लग जाता, नहीं इतने तक पानी आपको मिलेगा, इसके बाद फिर आपको पैसे देने होंगे। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की जो बातें आई थी उसमें भी बहुत सारे टर्म कंडीशन लगाने पड़े आपको। तो इस बार लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह की तरह वो काला धन जैसे जुमला उन्होंने बोला ना कि जुमला है, तो ऐसा ना हो कि आप भी बाद में कह रहे तो वादे हैं, वादों का नहीं ऐसा नहीं। देखिए पिछली बार भी क्या हुआ था, आप समझिए अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में नौकरी नहीं करता जी, उसके बाद मकान अगर वो संकट में है जी, तो 700 लीटर पानी ऐसा है जो उसे दैनिक चाहिए ही जी, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वो आप उसे दे दीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी 1000-2000 मीटर का बड़ा बंगला बनाए बैठा है और वो अपनी घास में पानी छोड़ रहा है 2 गैलन, 4 गैलन, 5 गैलन, तो उसका पैसा तो सरकार नहीं देगी ना। तो हमने कहा 700 लीटर जो बेसिक आपकी जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। 400 यूनिट जिसमें 4-5 बल्ब जलते हैं, पंखा चलता है, वो आपको मिल जाएगा, उसमें आपका आधा बिल लेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप घर में 100 ट्यूबलाइट जलाते हैं, हेलोजन जलाते हैं रेलवे जलाल के लिए, तो उसका तो आपको देना पड़ेगा। तो सामान्य समाजवाद का सिद्धांत है। महिला सशक्तिकरण की बात बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि आपके मंत्रिमंडल में जो शुरुआती मंत्रिमंडल बनना है उसमें कोई महिला नहीं है। तो क्या लगा कि कोई काबिल कोई महिला है ही नहीं इसको मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सके? देखिए पिछली बार जब हमारी सरकार आई थी तो विधानसभा के अंदर जो 3 बहनें बैठी थी वो तीनों हमारी पार्टी से, 3 महिलाएं तीनों हमारी पार्टी से।
इस बार तो कोई कुछ है ही नहीं, सब हमारी पार्टी की महिलाएं जो। तो इसीलिए तो कहना, तो इस बार तो होना चाहिए ना, किसी महिला का प्रतिनिधि होना चाहिए। तय किया गया कि मंत्रिमंडल कैसे बनाया जाए। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री अपने आप तय करता है, होता ही है। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री संगठन से संज्ञान में ले लेते हैं, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर के पद पे महिला की नियुक्ति की, और बाकी आयोगों में महिलाएं सब वो काम कर रही हैं, सब काम करेंगी। तो मुझे लगता है कि वो इस स्थिति पर लिया गया कि कौन व्यक्ति किस विभाग में बेहतर काम कर सकता है तालमेल में, इसलिए ऐसा मंत्रिमंडल बनाया गया। नहीं, लेकिन एक लाना चाहिए ना, एक सिंबॉलिक रूप से लाना चाहिए ना हमें। सिंबोलिज्म की राजनीति करेंगे, फिर आपको एक दलित लाना चाहिए, फिर आपको एक पगड़ी वाला लाना चाहिए, फिर आपको एक जाट लाना चाहिए, फिर आपको एक गुजर लाना चाहिए, फिर एक ब्राह्मण लाना चाहिए। तो ये सिंबोलिज्म की राजनीति पहले दिन ही मना कर दिया गया कि भाई ये सब नहीं करना। मुख्यमंत्री जिसके साथ ये अनुभव करें, ये काम देने के बाद मैं रिजल्ट ले लूंगा, उसके हिसाब से लोगों को, क्योंकि छोटा स्टेट है, ये तो है नहीं कि भाई मऊनाथ भंजन का जो विधायक है उसे अखिलेश जी जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इन सब लोगों को टिकट अरविंद ने दिए हैं, रैलियां की हैं, रणनीतियां तय करी हैं, सबसे व्यक्तिगत परिचय है, सबकी क्षमताओं से परिचय है, उसके हिसाब से मंत्रिमंडल बनाया। और देखिए, संवैधानिक पद है, डिप्टी स्पीकर बड़ा स्पीकर पद है, उस पर एक महिला को, पुरानी साथी जो पिछली बार जीती थी, उसको उन्हें वहां भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि महिला प्रतिनिधित्व तो है। धरना करते करते आप लोगों ने सरकार बना लिया, लगता है अभी धरना प्रदर्शन अभी आगे जारी रहेगा अपने? देखिए, धरना और प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो धरना करते हैं जंगल चले जाएं, लेकिन रोहतक में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और वो इस प्रदेश में हुआ जहां का मुख्यमंत्री कहता है कि जींस पहनने से बलात्कार ज्यादा होता है, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ। तो जाए किसके पास आदमी? सीबीआई जो है जिस आदमी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रही है, रेप की जांच कर रही है ना, उसी तथाकथित संत का समर्थन भाजपा जो है दिल्ली में चाहती है, टैक्स फ्री करवा रही है। तो कौन करेगा धरना? बोलेगा कौन? कहाँ कहाँ जाए आदमी? तो धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारी सरकार है, हम लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करेंगे, कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारा साथ देगी या अन्य सरकारें साथ देंगी। लेकिन अगर कहीं भी, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कहीं भी भारत में अगर ऐसी स्थिति पड़ेगी कि अहंकारी सरकारें नहीं सुनेंगी, तो हम करें या कोई भी करे, धरना प्रदर्शन तो सामान्य बात है, जिससे अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता का संवाद सरकार तक लाने के लिए। नहीं, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अभी कि चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो सरकार का जो चरित्र होता है एक जैसा होता है, मतलब आने वाले समय में उसके अंदर विकृतियां आती चली जाती हैं। तो ऐसे समय में मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है अगर आम आदमी पार्टी में, तब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? उसके खिलाफ भी धरना करेंगे, उसके खिलाफ भी नहीं, अंदर बात उठाएंगे, अंदर उसको शुद्धिकरण करेंगे। दूसरा, इसमें कोई अस्वीकार करने की बात नहीं है कि सत्ता अपने साथ बहुत सारे अवगुण लेके आती है, बिल्कुल यही दुर्गुण लेके आती है। अब ये उन पार्टी के संगठन के स्तर के लोगों पर निर्भर है, ऊपर के लोगों पर निर्भर है कि वो कानून, जैसे किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो अपना आंतरिक लोकपाल बना ले। हमने एक लोकपाल बनाया, एडमिरल रामदास जैसा बड़ा आदमी जो पार्टी का सदस्य नहीं है, जो ईमानदारी में लोग जिसकी कस्में खाते हैं। और यही हुआ कि जब हमारे 10 विधायकों के खिलाफ, जो हमने को टिकट दिए, उनके खिलाफ शिकायतें आई, तो हमने प्रशांत भूषण जी की कमेटी बनाई 4 लोगों की, और उनकी रिपोर्ट हमने उनके सामने प्रस्तुत की, सबकी पेशियां कराई, और चुनाव से 2 दिन पहले हमको 2 विधायकों के टिकट काटने पड़े। एक व्यक्ति को तो केवल 19 दिन का चुनाव लड़ने का समय मिला। ये किसी पार्टी के पास संभव नहीं है। एक बार टिकट दे दिया, काटते ही नहीं है वो, आप कुछ कहते रहो, कहते विरोधियों की साजिश है, विरोधियों की साजिश है। और हम आज भी कह रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ भी कागज ले आइए, सीबीआई जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, जाते रहिए, पहले जो अपना लोकपाल है उसको दे दीजिए। 82 वर्ष के व्यक्ति हैं, बहुत कठोर आदमी है, वो अगर मना कर देंगे, हम असेंबली खाली कर देंगे, लेकिन बैठने नहीं देंगे। गलत आदमी सदन में नहीं बैठने देंगे। चलिए, आपने दिल्ली तो आपने जीत लिया, अब बाहर का क्या प्लान है? अभी पंजाब है, बिहार है, और खास करके 2017 में देखा जाए तो यूपी में विधानसभा का चुनाव है, और यूपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। आप तो यूपी से चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो कुछ खास ऐसी कोई रणनीति जो आने वाले समय में आप लोग? मेरे ख्याल से अभी तो जो कि सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हुई है जी, विभाग बटे हैं जी, हमारी अगली जिम्मेदारियां भी हैं संगठन की। तो अगली जो संगठन की मीटिंग होगी उनमें मिशन विस्तार पर चर्चा की जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि भारत की पारंपरिक राजनीति में विपक्ष का जो स्पेस है वो एक छोटा राज्य होने के बाद भी हम अच्छी तरह से घेरे हुए हैं। जिनके पास 30-30, 40 सीटें संसद में हैं, वो भी नहीं घेर पा रहे, वो सवाल नहीं उठा पा रहे। तो हमें लोगों की उम्मीदों के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन कहाँ लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कितने लोग लड़ेंगे, किन में कब जाएंगे, ये तो पार्टी की लेकिन फिर भी कुछ होता है ना पहले से, जैसे यूपी चूंकि सबसे ज़्यादा टारगेट होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट होता है। और जब चुनाव लड़ने की बात आई थी तो मोदी जी भी यहीं से लड़े, और केजरीवाल भी यहीं आए लड़ने के लिए, आप भी यहाँ लड़े थे चुनाव। आप
तो एक 2017 को लेके आपके मन में क्या है कि आप अपने नजरिए से? मेरे ख्याल से है कि जब एग्जीक्यूटिव तय करती हो चीजें जी, तो वही तय होना चाहिए कि कौन से प्रदेश में जा सकते हैं। चादर जितनी है उतने पैर पसारने चाहिए। हमारे पास संगठन की भी कमी रहती है, हमारे पास पैसे की बहुत कमी रहती है। फिर क्या है कि हमारी राजनीति सत्ता के गलियारों से नहीं आई। वो जो अन्ना जी कहते हैं सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। हम तो चंदा लेके, ऑनलाइन चंदा लेके चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और सभी जुर्मनी टाइप के हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटिव क्रमवार तय करे कि कहाँ लड़ना है, कहाँ लड़ना है, उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। पंजाब में बड़ी उम्मीदें हैं, वहाँ हमारे 4 सांसद हैं, 4 सांसद बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। पंजाब में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है, वहाँ ड्रग्स का जो जाल फैला है। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा प्रयोग हो सकता है व्यक्तिगत रूप से। बाकी प्रयोग के बारे में पार्टी बात करेगी, जो निर्णय लेगी उसके अनुसार काम करेंगे। बट आप तो यूपी के रहने वाले हैं, और अगर यूपी, क्या पार्टी आपकी जो है यूपी में बतौर सीएम आपको प्रोजेक्ट कर सकती है, या आपका मन है अगर वो करे तो आप यूपी में? नहीं, मेरे देखिए, मैं सामाजिक आंदोलन का आदमी हूँ जी, और मुझे राजनीति में हम लोग इसलिए आए क्योंकि सामाजिक आंदोलन से रास्ता निकल नहीं रहा था, कानून बन नहीं रहे थे। हम इसमें कोई अपने मन से नहीं आए, भेजे गए हम लोग। ठीक है, क्योंकि मेरी एक अभिव्यक्ति की एक लालित्य है जिससे जनता संवाद से जुड़ती है, और मैं इस पार्टी के मूल जो सिद्धांतों से सहमत हूँ अभी तक। तो अगर मुझे पार्टी जो काम कही, मुझे कहेगी कि भैया आप ये ट्विटर फेसबुक पे लिखिए तो मैं वहाँ लिखूंगा। वो कहेगी सभा करिए, मैं सभा कर दे। वो कहेंगे आपसे बात करिए, मीडिया संज्ञान लीजिए, तो मीडिया से करिए। इस बार जब मैं चुनाव में जब मैं प्रवेश किया तो मेरा प्लान मैंने नहीं बनाया, मेरा प्लान सीधे अरविंद ने बनाया। चुनाव की जो हमारी तैयारी समिति थी उसको अरविंद चेयर कर रहे थे। अरविंद ने तय किया कि कुमार की सभाएं कहाँ लगेंगी। उसको पता था कि ये किन लोगों को एड्रेस कर सकता है, मीडिया प्लान क्या रहेगा कुमार का, इसका उपयोग क्या रहेगा। मैं सचिन तेंदुलकर से बहुत प्रभावित हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं कप्तान बनूं या ना बनूं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, और अगर मैं टीम में हूँ तो मेरे बिना कोई कप्तान खेलने की ना सोचे, उसको लगे ये तो चाहिए। नहीं, लेकिन होता है ना, टीम में कैप्टन होता है, फिर एक उसकी अनुपस्थिति में एक वाइस कैप्टन होता है। तो मैं मानता हूँ कि आप वाइस कैप्टन हैं आम आदमी पार्टी के। जिस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिस तरह से आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड में भी मेहनत करते हैं, स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, ऐसे में क्या माना जाए? और आप एक चेहरा भी हैं, स्टार कैंपेनर कहा जाता है कि हैं आप आम आदमी पार्टी के। तो ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल के पास सेकंड या वाइस कैप्टन माना जाए? नहीं, अभी अरविंद देखिए राष्ट्रीय संयोजक है, और उनका सितंबर तक का उनका कार्यकाल है, और उन्होंने जिस तरह पार्टी इतने कम समय में यहाँ तक पहुंचाई है, बिल्कुल ये उनकी व्यक्तिगत स्किल, ईमानदारी की छवि इसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि मैं भी अब पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हूँ, नौकरी छोड़ चुका हूँ, कभी सम्मेलन कार्यक्रम भी साल में महीने में 5 दिन 4 दिन करता हूँ। तो मुझे जो काम पार्टी देती है वो मैं कर देता हूँ। आगे मुझे राष्ट्रीय संयोजक या एग्जीक्यूटिव जो काम देगी वो मैं करूँगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपकी अपनी राय पूछ रहा हूँ कि अगर पार्टी आपको बतौर यूपी के सीएम के रूप में अगर प्रोजेक्ट करती है तो आप तैयार हैं? मुझे लगता है ये इतना बड़ा विषय है ये कि ये पूरे उत्तर प्रदेश पूरी, पहले हम लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं इस पर निर्भर होगा। हाँ। फिर दूसरा क्या है कि मुझे नहीं लगता कि 16-17 की जो हम कॉल है वो आज 15 के शुरुआत में ले सकते हैं 2 साल। नहीं, जैसे यहाँ की जो इतनी सारी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, अभी बसपा की मीटिंग चल रही है, मायावती से ले रही है, सबकी क्लास ले रही है अपने, तो तैयारी तो शुरू हो चुकी है। नहीं, ये ऐसे में अगर 2017 की ये पारंपरिक राजनीति है जो वो लोग कर रहे हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि आप शपथ लीजिए तुरंत अगला चुनाव सोचिए कैसे जीतेंगे, उसी के अनुसार फिर उनकी राजनीति चलती है। हमारे यहाँ ऐसी राजनीति नहीं चलती। अच्छा, हमारी पहली प्राथमिकता है कि दिल्ली में हमने वादा किया जी, तो दिल्ली को हम अच्छा करेंगे जी, और उसके बाद अब मिशन विस्तार के अंदर दिल्ली में अच्छा करने के लिए तो है ना, केजरीवाल हैं, बाकी उनकी पूरी एक टीम तो लगी है ना, तो बाकी जो टीम है वो तो काम करेगी ना आने वाले प्रोजेक्ट, उसी पर तय हम एग्जीक्यूटिव में करेंगे जी। एग्जीक्यूटिव के सारे लोग बैठेंगे जी, और उसमें तय करेंगे। मुझे लगता है उसमें काम सौंपे जाएंगे। उसमें किसी को पंजाब के लिए दिया जाएगा, किसी को उत्तर प्रदेश के लिए दिया जाएगा, किसी को कहा जाएगा तुम दक्षिण के राज्यों को देखो, किसी को कहा जाएगा कि सरकार संगठन के बीच का सामंजस्य देखो, बिल्कुल किसी को कहा जाएगा कि सरकार जो अच्छा कर रही है उसको जनता के बीच लेके जाओ, किसी को कहा जाएगा कि तुम साइबर वर्ल्ड संभालो पूरा, किसी को कहा जाएगा कि पार्टी का आर्थिक संसाधन मजबूत कैसे हो, जनता हमें कैसे ऑनेस्ट फंडिंग करे। तो उसमें मुझे लगता है मुझे भी कुछ काम दिए जाएंगे। अभी मुझे बिल्कुल पता नहीं है क्या दिया जाएगा। जो काम दिया जाएगा मुझे लगता है कि मैंने जिस तरह दिल्ली में भूमिका निभाई है मैं कर पाऊंगा उसे।
आपकी जो पार्टी आम आदमी पार्टी वो अन्ना के आंदोलन से निकली है, ये आप भी जानते हैं, आप चूंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका आपने भी निभाया है। अभी अन्ना आंदोलन करने जा रहे हैं अभी फरवरी के लास्ट वीक में, तो आप लोग समर्थन करेंगे उनका? पूरा समर्थन है, क्योंकि अन्ना जी अपने मंचों का राजनीतिक उपयोग नहीं करने देते, उनका कहना राजनेता नहीं आने चाहिए, और हम लोग विशुद्ध राजनीति के लोग हैं। उन्होंने ही भेजा हमको कि जाइए राजनीति गंदगी साफ करिए, उन्होंने कहा पार्टी बनाइए जी, तो हम सामान्य रूप से उसमें सम्मिलित रहेंगे। अगर उनके आंदोलन का कोई आदेश मिलेगा तो हम जरूर चलेंगे। वो जो प्रश्नों को उठा रहे हैं ये वही प्रश्न जो हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालें, भूमि अधिग्रहण में हमने इसके खिलाफ डाला है, तो मुझे लगता है कि हम साथ तो देंगे। भ्रष्टाचार जो है वो प्रमुख मुद्दा रहा है आम आदमी पार्टी का, तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ इस बार के लिए कुछ खास प्लान है क्या? जैसे आम आदमी पार्टी के तर्ज पे अभी कल सीएम अखिलेश IAS वीक में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे कहा कि एक IAS को बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो क्लिपिंग है मेरे पास, किसी ने स्टिंग किया है और हम चाहेंगे तो चला देंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की जो थ्योरी थी उसको फॉलो करना है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो अब लगता है कि कुछ एक नई चीज लेके आएंगे आप लोग? या अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर ऐसी बात कहें तो ना तो जनता के गले उतरती है, ना संगठन के गले उतरती है, ना मीडिया के गले उतरती है। जहाँ कमीशन के कट पहले से तय हों, जहाँ ऊपर से नीचे तक का संस्थान इसी बातों पर निर्भर हो कि कितने में सरकार चलेगी, कितने में पार्टी चलेगी, वहां तो बेकार की बात है। लेकिन जब आप रामलीला के मंच से शपथ ग्रहण करने के बाद ये बात कहें कि कोई आपसे पैसे मांगे मना मत करना, स्टिंग लेके मेरे पास ले आना, और उसने आते ही 24 घंटे के अंदर हेल्पलाइन खोल दी और एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत करना शुरू कर दिया। पिछली बार भी बहुत जबरदस्त कर दिया था, 800 लोगों के आपने सुना होगा ट्रांसफर सब पोस्टिंग हटा दी गई थी। पहले दिन ही विजिलेंस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति है। 49 दिनों के शासन में आरटीओ के दलाल भाग गए थे, इस बार भी आरटीओ के दलाल खाली हो गए, बाहर के खोखे खाली हो गए, चले गए। ये मैसेज तो ये सरकारें, अखिलेश जी कुछ भी गए हुआ है वो, लेकिन ये स्टंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो नेता भी समझता है कि भाई ये नाराज हो रहे हैं, 40% क्यों ले लिया, तो इसमें से अब ठीक है 30 आप रख लो, 10 हम रख लेंगे, नाराजगी दूर हो जाएगी, क्या दिक्कत है। यहाँ तो चलता रहता है। अच्छा, चुनाव के ठीक पहले जो इमाम बुखारी ने जो फतवा जारी किया था कि आम आदमी पार्टी को सारे मुस्लिमों को वोट देना चाहिए, हालांकि आप लोगों ने उसका वो भी किया कि नहीं हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट पूरे मुस्लिम ने, मतलब जो बाद में जो एनालिसिस आई थी उसमें पूरे मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया था आम आदमी पार्टी को। और कुछ युवा मुस्लिम जो मेरे दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई, तो वो आम आदमी पार्टी को, उनको ऐसा लगता है कि नहीं बीजेपी को नहीं दे सकते, पर बीजेपी के विकल्प के रूप में उनके पास आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है कहीं ना कहीं जाके, और दिल्ली में हुआ भी ऐसा। तो लगता है कि ये धर्म की बात हो गई। फिर वहीं अग्रवाल वाली बात जो आई, उन्होंने कहा कि मैं अग्रवाल हूँ, उन्होंने हालांकि एक लाइन कहा था लेकिन उसका असर पड़ा उस समाज पे जाके। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भी जाति और धर्म की राजनीति की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लोग क्या? देखिए, अगर धर्म की राजनीति करते तो जो इमाम साहब ने कहा हम हाँ कर लेते, क्योंकि ये वही इमाम साहब है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को समर्थन दिया और अटल जी ने ले लिया, भाजपा ने। स्मृति ईरानी जी के पोस्टर चांदनी चौक में चुपके इनके साथ उर्दू में लिखे हुए, एक तरफ इनका फोटो, एक तरफ स्मृति ईरानी का। ये वही भाजपा है जो चुनाव से 2 दिन पहले एक बाबा का समर्थन लेके आई, जो सीबीआई में अभी वांछित है, सीबीआई जिनके खिलाफ केस लड़ रही है। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी धार्मिक नेता को हमने ये कहा कि थैंक यू, नो थैंक यू, धन्यवाद पर नहीं चाहिए। तो हम धर्म के राजनीतिक उपयोग के खिलाफ पहले दिन से हैं। ये 1 दिन पहले हुआ, चुनाव से 1 दिन पहले, और जिस शातिर तरीके से बैक टू बैक पीसी हुई, इधर उन्होंने पीसी की, 20 मिनट बाद जेटली जी ने पीसी की, और 5 मिनट बाद व्हाट्सएप लोगों के उस पर उतरने शुरू हो गए, हिंदू एक हो जाओ। यानी प्लान था आपको लगता है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी और इमाम जो है वो बीजेपी से मिले हुए थे, उनकी सेटिंग थी। और आखिरी दाव अमित शाह कैंप ने चला पोलराइजेशन का, जब लगा कि अब हार रहे हैं तो उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान बना दो चुनाव को, जो उनका पारंपरिक चुनाव शैली होती है। मेरे साथ अमेठी में उन्होंने यही किया, लास्ट मोमेंट में हिंदू मुसलमान बना दिया भाजपा ने चुनाव, तो उससे मुझे भी काफी नुकसान हुआ। तो दिल्ली में जिस तरह का व्हाट्सएप, मैं साइबर वार्ड देखता हूँ पार्टी का, मुझे पता है कि एक व्हाट्सएप मैसेज जाने के लिए 8 घंटे की तैयारी चाहिए आपकी, बल्क मैसेज जाने के लिए। उन्होंने जिस तरह बल्क मैसेज पहुंचे, और स्वयं पीसी में देश के वित्त मंत्री ने कहा कि जो मेजोरिटी इसके खिलाफ है, मेजोरिटी वो सड़क पर उतरा, भारी मतदान करे। तो इसका मतलब उन्होंने साफ कहा कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ, एक साथ वोट दे दो भाजपा को। लेकिन जैसे ही हमने मना किया, 5 मिनट के अंदर हमने मना कर दिया, उसका मध्यम वर्ग पर बहुत असर गया, और मध्यम वर्ग ये समझ गया कि ये खेल है। तो इसलिए वो दिमाग में चला गया था, लोगों के दिमाग में चला गया, और ये भाजपा को उल्टा पड़ा। भाजपा ने इसका पॉजिटिव सोचा, पर भाजपा को नुकसान हो गया।
अच्छा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद क्वेश्चन खड़े हो गए थे, सवाल खड़े हुए थे राहुल गांधी पर, और दिल्ली चुनाव के बाद तो मतलब अब लोग ये कह रहे हैं कि उनको हटा ही देना चाहिए, हटा के या तो फिर प्रियंका गांधी को लाना चाहिए या फिर किसी और को लाना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों? देखिए, भारतीय राजनीति में पिछले 3 वर्षों में जो हम लोगों ने प्रयोग करे आंदोलन के तौर पे जी, उसमें बातें चेहरों से हट गई हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए लोकप्रिय नहीं है कि वो चेहरा है, इसलिए लोकप्रिय है कि 4 साल पहले जो मुद्दे अरविंद केजरीवाल और हम सब ने मिलकर उठाए थे जी, राजनीति में उनमें अकेला आदमी हो जो रुका हुआ है। अगर चेहरों पर लड़ाई होती तो किरण बेदी जीत जाती। किरण बेदी जी को जिन बग्गा साहब ने हराया 65 वर्षीय ने, उनका कोई चेहरा नहीं, उन्हें आप जानते भी नहीं है, पर मुद्दा है। अगर चेहरों की लड़ाई होती तो अरविंद केजरीवाल के सामने नरेंद्र मोदी ने खुद को चेहरा बना लिया था। हाँ। जिस तरह के निजी हमले नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिस तरह वो अरविंद की एक्टिंग करके दिखा रहे थे, काली रात में काला धन, तो लोग उनसे सम्मोहित होकर दे थे वोट, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिए। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी आ जाए, सोनिया गांधी दोबारा आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, तीनों आ जाए, वो होगा नहीं। मुद्दे की बात कांग्रेस करेगी नहीं, कर नहीं सकती, उसकी औकात नहीं है। तो कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया, और मुझे लगता है वही वाला जो स्पेस है विपक्ष का, वो आम आदमी पार्टी ने काफी एक्वायर करा, काफी खा सकती है। अभी आपने बात की कि मोदी ने केजरीवाल के खिलाफ अपना एक चेहरा बना लिया था अपने खुद को, तो दिल्ली चुनाव जो है वो लग रहा है कि अब दिल्ली चुनाव के बाद अब मोदी का सम्मोहन जो है जो लोगों में था वो खत्म होता नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, दिल्ली चुनाव में मोदी जी ने खुद पहली रैली में ये कहा, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। हाँ। और जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है। हाँ। इसका मतलब उन्होंने घुसते से ये घोषित कर दिया था कि दिल्ली जो निर्णय करेगी वही देश का निर्णय है। फिर जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री उतारे सारे, एक घंटे पर चार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैक टू बैक, पीयूष गोयल कर रहे हैं, फिर रवि बाबू कर रहे हैं, फिर धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, फिर निर्मला सीतारमन कर रही हैं, 10-10 सवाल रोज पूछे जा रहे हैं। और सवाल कैसे? पहले अरविंद केजरीवाल वैगनार में चलता था, अब इनोवा में क्यों चलता है, ऐसे सवाल। और ये पूछ कौन रहा है? देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री। तो मोदी जी ने बहुत डेस्परेट हो गए वो, है ना। और ये देश क्या है, आप सड़क पर कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दीजिए तो गली के लोग मोटरसाइकिल के साथ हो जाते हैं, मोटरसाइकिल से साइकिल को मार दीजिए गली के लोग साइकिल के साथ हो जाते हैं, साइकिल किसी बुढ़िया को टक्कर मार दे तो वह बुढ़िया के साथ हो जाते हैं। लोगों को यह बुरा लगा कि यार आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अमेरिका जाते हैं तो हम सम्मोहित होते हैं, आप चीन को डील करते हैं तो हम सम्मोहित होते हैं, पर आप एक मैगसेसे अवार्डी, एक इनकम टैक्स कमिश्नर, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक भ्रष्टाचार मुक्ति का योद्धा, और ये 4-5 ऋषि कुमार, आप अश्वमेध का अपना घोड़ा ऐसा छोड़े हुए हैं कि आप इन्हें जीने नहीं देंगे। नक्सली, जंगल चले जाओ, नीच, बंदर, है ना। भदोही के सांसद ने हरामखोर कहा, उन्होंने नूपुर शर्मा जी ने बंदर कहा, तो ये इतने बाजारू कहा, तो लोगों को ये बुरा लगा। प्रधानमंत्री अपने ग्रेस से नीचे आए। प्रधानमंत्री का ग्रेस होता है, 125 करोड़ का प्रधानमंत्री, देश का, दुनिया के सबसे बड़े रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर, उसका एक ग्रेस होता है। वो ग्रेस उन्होंने खो दिया, और इसका नुकसान उन्हें दिल्ली में हुआ, और ये खरोंच उनके अब पूरे देश पे लगी हुई है। अब वो बिहार में जो रैलियां करेंगे वो इस आभा के साथ नहीं कर पाएंगे, उनको डर लगा रहेगा कि बिहार में कहीं ऐसा तो नहीं हार जाऊंगा। तो इंद्रप्रस्थ का इतिहास गवाह है कि यहाँ अश्वमेध के जो घोड़े हैं वो ऋषि कुमारों ने रोके हैं। तो इस बार इंद्रप्रस्थ में जो अश्वमेध का घोड़ा था चक्रवर्ती सम्राट का, वो ऋषि कुमारों ने रोक लिया। आप मैंने भी पहले यूपी के रहने वाले हैं जो कि आप, तो इसलिए यहाँ की कानून व्यवस्था से आपको काफ़ी सरोकार है आपका, जो यहाँ की कानून व्यवस्था आप खुद ही देख रहे हैं। तो कानून व्यवस्था प्लस सरकार पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में उदय जो था जी, वो बहुत आशाएं लेकर आया था। अखिलेश यादव ने पारंपरिक जो अपनी समाजवादी पार्टी की राजनीति थी उसको एकात्म श्रम बल से अर्जित किया, साइकिल चलाई, लोगों से मिले। उन्होंने चुनाव के दौरान अपने चाचाओं को और अपने पिता को दूर रखा, और मायावती के भ्रष्टाचार से त्रस्त शासन में लोगों को उम्मीद दी कि एक नई तरह की समाजवादी पार्टी लेके आऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उनको वोट दे दी, और विकल्पहीन उत्तर प्रदेश जो विपक्ष का था उसमें भाजपाइयों और कांग्रेसियों ने भी उन्हें वोट दे दी कि चलो कोई बात नहीं, और वो प्रचंडतम बहुमत के साथ आए। लेकिन आने के बाद वो बाहर से तो जीत गए, वो अंदर के अपने लोगों से नहीं जीत पाए।
तो वो क्या है कि वो उनका नंबर, वो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। उनसे पहले 10 मुख्यमंत्री और हैं। उनके पिताजी हैं, उनके चाचा हैं, उनके पिताजी के दोस्त हैं, कुछ सीनियर IAS अधिकारी हैं जो उनके पिता को बहुत पसंद हैं पुराने शासन के। तो 10वें 11वें नंबर के मुख्यमंत्री। तो मुझे अखिलेश से बहुत सहानुभूति है। वो युवा हैं, वो शायद जरूर कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और वो समाजवादी पार्टी की जो निर्माण की प्रक्रिया, जो ढांचा है, उसमें फंस के रह गए और अब कोई उम्मीद उनसे लगती नहीं है, क्योंकि अब उनके हाथ से काम चला गया है। अगर वो अब करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा उनसे। और इतना चेहरा उन्होंने बनाया नहीं है कि वो अकेले खींच ले जाए उत्तर प्रदेश को। और अगर इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जिनके साथ हैं, तो ये तो इस लूट के प्रमुख सौदागरों में, शुरुआती सौदागरों में, कि उत्तर प्रदेश कैसे लूटा जाए, निगम्स कैसे लूटे जाएं और नोएडा कैसे लूटा जाए, ये तो इसके पुराने खिलाड़ी लोग। आपको लगता है मतलब कि अगर अखिलेश को इस जो आप 10 जो मुख्यमंत्री और बताए इनसे हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो अखिलेश वाकई में काम कर पाएंगे यूपी में, कर लेंगे यूपी? मुझे लगता है उनसे मैं कभी ऐसी मुलाकात मेरी नहीं है, लेकिन उनकी बातचीत या जिस तरह से उन्होंने अपनी सुरक्षा में कटौती करी है, जिस तरह से लोगों से मिले, साइकिल चलाई, बाहर के पढ़े लिखे हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी उनके ऊपर कोई आक्षेप मुझे तो सुनाई दिया नहीं अभी तक। क्यों मैं उनकी निंदा करूं? और निर्णय बदले भी हैं, शुरू उन्होंने ले लिए निर्णय, लेकिन पीछे भी हटे हैं। अगर उनको पूरा हाथ मिले तो शायद वो अब जो है इससे, क्योंकि अब तो स्टेट में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। मतलब कल देखिए मुजफ्फरनगर में कचहरी में मार दिया आदमी, खुलेआम मार दिया, बदायूं में लड़के लटक गई, कोर्ट के अंदर मारा था, कोर्ट के अंदर मार दिया, जज साहब नीचे दुबक गए। तो ये क्या है? ये दोनों राजनीतिक दलों के बीच उत्तर प्रदेश अभिशप्त है। मायावती 5 साल में एक बार, 4.5 साल बाद आके कहती है मैं आपको सपा के गुंडों से मुक्ति दिलाऊंगी। लोग उन पर भरोसा करके देते हैं। फिर वो इतना लूटती हैं कि मुलायम सिंह जी आके कहते हैं कि मैं इसकी लूट से मुक्ति दिलाऊंगा, फिर लोग इन्हें दे देते हैं। और जब उनमें आधे से ज्यादा चेहरे एक जैसे रहते हैं, वो इधर से इधर आ जाते हैं। आधी सपा बसपा सरकार कांग्रेस भाजपा की तरह एक जैसी रहती है, तब बदलते रहते, बाला बदलते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे में तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे स्पेस ले सकती है, या इस पर चर्चा की विकल्प बन सकती है। बिल्कुल इस पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकल्प नहीं है, मजबूरी है। हाँ। भाजपा का कोई ढांचा नहीं है। भाजपा के जब लोग जीत के आए तो उनको ये हुआ कि इतने कैसे जीत आए? वो मोदी जी के चेहरे पर जीत के आए, और मोदी जी के चेहरे को अभी बड़ा स्क्रैच इस चुनाव में मिल गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बड़ा अच्छा एक अभिनव प्रयोग है भ्रष्टाचार विरुद्ध राजनीति का। लेकिन चूंकि इन दोनों पार्टियों ने जातिगत राजनीति यहाँ बहुत की है, भ्रष्टाचार की राजनीति बहुत की है, इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत मेहनत भी मांगता है। वो आसान काम नहीं है, वो आसान फील्ड नहीं है। उसमें बड़े प्राणपण के साथ नेताओं को लगना पड़ेगा, साथियों को लगना पड़ेगा, आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा यहाँ, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो मतलब आप अपनी तरफ से पहल करेंगे, अपने सुझाव देंगे पार्टी को कि हमें करना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि मेहनत है, लेकिन यहीं से पहचान भी है। बिना चुनाव के भी यहाँ करना चाहिए जी। मैं आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट से ये भी चाहूंगा, संजय हमारे यहाँ के नेता है, बड़े नेता हैं, केंद्रीय स्तर के नेता हैं, कि संजय और हम सब लोग यहीं के, मैं भी यहीं से हूँ, मनीष यहीं से, बिल्कुल, गोपाल राय यहाँ से हैं, तो हमारा एक मंत्री जितेंद्र तोमर वो यहाँ से, इतने सारे लोग यहाँ से। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग अब लगातार जो एक भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें अपना सहयोग दें और उठाएं उन बातों को। मुद्दे उठाएं, चुनाव तो होता रहेगा, मुद्दे तो उठाएं, बात तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत।